मेवाड़ के जो अकबर के साथ में लड़ाइयां हैं वो अकबर की सेना और प्रताप की सेना के बीच नहीं है, वो अकबर की सेना और मेवाड़ की जनता के बीच में, जन जन के अंदर भर गया था। आपको यूं सोच के अलग फील नहीं होता कि भील इस युद्ध में क्या कर रहे हैं। भीलों की एक पूरी सेना है। मैं तो जब ये पढ़ता हूं ना तो मुझे केवल एक फैक्ट नहीं लगता है कि राणा पूंजा के नेतृत्व में भील आ गए थे। मुझे लगता है यार महाराणा प्रताप कितने बड़े सोशल रिफॉर्मर थे, वो कितने बड़े समाज सुधारक थे। वो मध्यकालीन समाज जिसमें छुआछूत अपने चरम पर थी, अनटचेबिलिटी आज दिन तक गांव से नहीं मिट पाई है। आज दिन तक छुआछूत अनटचेबिलिटी है। आज के 500 साल पहले एक राजा उन भीलों को कहता कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे और भील उसके लिए जान देंगे। तो राजा कितना बड़ा रहा होगा कि उसने जनता को शामिल कर लिया था, जनता को एक एक जनता को यह कहने में कामयाब कर लिया था कि ये लड़ाई मेरी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हम सब की लड़ाई है, ये हमारे मेवाड़ देश की लड़ाई है। भाई ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना चलते युद्ध के बीच में प्रताप ने कहा होगा कि भील थोड़ा उधर लड़ेंगे और हम इधर लड़ेंगे, टच मत हो जाना रहे। ऐसा भी नहीं हुआ होगा कि भीलों के मटके अलग रहेंगे पानी के, हमारे मटके अलग रहेंगे, साथ लड़े होंगे। अपनी जनता में इस भाव को जगा देना कि ये लड़ाई मेरी नहीं है, जन जन की लड़ाई। वरना पहले केवल सैनिक लड़ते थे, लड़ते अब भी क्या पता सैनिक है, लेकिन अब भी बाकी सब लोग, हथियार बनाने वाला कह रहा है हथियार हम लाएंगे, अनाज वाला कह रहा है अनाज हम लाएंगे, घोड़े वाले कह रहे हैं साहब घोड़े हम देंगे, भील कह रहे हैं साहब तीर कमान चाहिए और सहायता चाहिए। ये मुगलों का जो भी रसद आता है लूटने की जिम्मेदारी हमारी है, चिंता मत करो। बदायूं नहीं कहता है हम भीलों के गांव से गुजरते थे हालत खराब हो जाती थी, पता नहीं कहां से कौन सा तीर आके लग जाएगा, राम राम करके निकले थे गांव से हम। ये राजा की विशेषता है कि राजा अपनी जन जन के अंदर राष्ट्रवाद भर के चला गया। मैं आज भी कहता हूं कि हम तमाम लोग जो राजस्थान के लोग हैं, हम 47 से पहले अलग अलग देशों के लोग थे। 47 से पहले हम भारत के अंदर नहीं थे, 47 से पहले राजस्थान नाम की कोई जगह नहीं थी। 47 से पहले मेरा देश बीकानेर था, आपका किसी का देश भरतपुर रहा होगा, आपका किसी का देश टोंक है, आपका किसी का देश बांसवाड़ा, आपका किसी का देश जैसलमेर है, किसी का देश उदयपुर है, किसी का देश जयपुर। हमारे देश अलग अलग थे, उनके सिक्के अलग अलग थे, उनका झंडा अलग अलग था, उनकी सेनाएं अलग अलग थी, उनका सिस्टम पूरा अलग अलग था। 47 के बाद हमें यूनियन बनाई गई हमारी और उसका एक राजस्थान बना दिया गया। उसके बावजूद हमारे में से किसी के मन में नहीं आता कि मैं बीकानेर का वासी हूं, मैं बांसवाड़ा का रहने वाला हूं, मैं भरतपुर का रहने वाला हूं। मेवाड़ियों की अब तक आती है कि हम मेवाड़ी हैं। ये राष्ट्रवाद प्रताप का भरा हुआ उन दिनों का। मतलब मैं अभी थोड़े दिन पहले किसी एक मेवाड़ के कवि की कविता सुन रहा था कोई, तो उसमें कवि कह रहे थे कि चित्तौड़ के पास एक नदी निकलती है बेड़च। कौन सी नदी है? बेड़च। बेड़च जाके मिल जाती है बनास में। किसे मिल जाती है? बनास जाके मिल जाती है चंबल में, और चंबल जाके मिलती है यमुना में। बेड़च किस में मिलती है? बनास। बनास किस में मिलती है? चंबल। चंबल किस में मिलती है? तो एक दिन बेड़च का एक तिनका, तिनका समझते हो? तिनका, घास का तिनका, कचरा को तिनका, एक तिनका पानी में तैरता तैरता यमुना में जाके मिला, तो यमुना के तिनके से बातचीत करता है। उधर से यमुना में कोई तिनका है तो यमुना के तिनके से बातचीत करता है, तो यमुना का तिनका उस बेड़च वाले तिनके कहता है कि तेरे में तो एटीट्यूड किस बात का है, इतना घमंड कैसे है, तू अलग अलग क्यों रहता है? तुझे पता है मैं कौन हूं? मैं यमुना का तिनका हूं। यमुना उस जगह से आती है जहां कभी भगवान कृष्ण खेले हैं, तो मेरी धरती तो वो है, मैंने उस धरती का मैं उस धरती में उगा हूं जहां पे भगवान कृष्ण खेले हैं, मैंने वो पानी पिया है जो भगवान कृष्ण ने पिया है, तो मेरा एटीट्यूड तो जचता है कि मैं कहूं साहब भगवान की धरती का आदमी हूं, तू क्यों टेढ़ा टेढ़ा घूमता है? वो वापस उसको कहता है कि मैं मेवाड़ से आया हूं और मेरी धरती ने पानी नहीं पिया है, खून पिया है, खून, इसलिए मैं उस खून वाली धरती का, मेरे में एटीट्यूड नहीं आएगा तो किस में आएगा? मतलब एक कवि ने तिनके में भी राष्ट्रवाद दिखाया है कि मैं मेवाड़ का हूं इसलिए मेरे में अलग प्रकार की बातें, तेरे में अलग प्रकार की बात नहीं आ पाएगी। आप राजस्थान के पुराने दोहे सुनेंगे तो राजस्थान के दोहे वैसे मिलेंगे कि सुअर, सुअर होता है सुअर जानवर, जंगली सुअर, जंगली सुअर को अपनी राजस्थानी कहानियों में बहुत ताकतवर जानवर बताया गया कि जंगली सुअर बड़ा ताकतवर होता है। अपनी कहानियों में वैसे वर्णन मिलेंगे कि जंगली सुअर को पहले जब भालों से मारते, जंगली सुअर को भालों से मारने के लिए जाते, जब तक बंदूकें नहीं आई थी तो भालों से मारने जाते, तो सुअर इतना खतरनाक होता कि भाले से मारने के लिए पास जाना पड़ेगा, तो वो वापस आप पे हमला करके आपको मार दे। तो अकेला आदमी यदि सुअर मारने के लिए जाए तो जिंदा नहीं है, इतना ताकतवर होता है कि उसके आगे वो दांत निकला होता है, उस दांत को उसके घोड़े के पेट के नीचे लगा के उल्टा फेंक दे, इतनी ताकत होती है। तो एक बार कोई एक मेवाड़ का राजकुमार है, वो राजकुमार अपने कुछ साथियों को लेकर निकलता है और डेली सुअरों का शिकार करता है। फाइनली उसने मेवाड़ के पहाड़ों के सारे सुअर मार दिए, एक जोड़ा बचा हुआ है, सुअर और उसकी मादा जो है, सुअर की मादा को अपने यहां बोलते भूंडन, अपनी भाषा में क्या कहते? तो एक वो सुअर और उसकी भूंडन, दो बैठे हुए, नर मादा, दो जोड़ा एक बैठा हुआ है, बाकी सब मर गए। वो अपनी गुफा के अंदर बैठे। एक दिन गुफा के बाद टप 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 घोड़े की टापों की आवाज आती है, भाले एकदम तक तक यूं पहाड़ों पे लग रहे हैं, और उस भूंडन ने अपने सुअर को कहा कि बाहर आ गया, वो सारे मर गए, हम लास्ट बचे में, आज मरेगा। मैं तेरे को एक काम बताती हूँ,
ये पीछे से एक रास्ता निकलता है, इस रास्ते से बाहर भाग जाते हैं, ये मेवाड़ में रहते नहीं, आगे मालवा की तरफ भाग जाते हैं ताकि जान बच जाएगी। वो सुअर उस वाइफ को, अपनी मादा को अपनी कहता है कि मगरो छोड़ू हूं नहीं, भूंडन मत बिलमाए। मगरा मतलब होता है पहाड़, मगरा मतलब मगरो छोड़ू हूं नहीं, मैं मगरा छोड़ के नहीं जाऊंगा। भूंडन मत बिलमाए, भूंडन मेरे को राजी करने की कोशिश मत कर, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश मत कर। मगरो छोड़ू हूं नहीं, भूंडन मत बिलमाए। सेला टकरा झेल स्यू, सेल मतलब भला, सेल मतलब सेला टकरा झेल स्यू, भालों की टकरें झेल लूंगा, भाजा वंश ल जाए। भाग गया तो मेरा वंश लज्जित हो जाएगा कि मेवाड़ का सुअर भाग कैसे गया था। पशु में भी राष्ट्रवाद दिखाया हुआ है। तो हल्दी घाटी के युद्ध ने मेवाड़ की जनता में, जनजातियों में कौन सी भावनाएं भर दी थी? उन्हें कूट कूट के भर दिया था कि हमारा देश मेवाड़ और हमारे देश में किसी राक्षस की औकात नहीं कि इधर आंख उठा के देख ले। इसलिए अकबर जैसा इतना शक्तिशाली बादशाह जो पूरे भारत को झुका गया, मेवाड़ को कुछ नहीं कर पाया। तो कुछ तो रहा होगा कि जनता खड़ी हो गई होगी। जनता जब खड़ी होती है तो उसने कहा नहीं कर पाओगे। ठीक वैसा अमेरिका आया था वियतनाम में। अमेरिका कहां आया था? छोटा सा देश है वियतनाम, आप नक्शे में देखोगे ढूंढने से नहीं मिले, अमेरिका की पार नहीं पड़ी। मैं कल कोई वेब सीरीज देख रहा था तो अमेरिका का राष्ट्रपति है जॉनसन, तो जॉनसन उसके अंदर कह रहा है अपने अधिकारियों को कि और वियतनाम में क्या करोगे तुम? तो वो कहते हैं कि हम वियतनाम में 1 लाख सैनिक और उतार देते हैं। तो वियतनाम का उस समय जो नेता था उसका नाम था हो ची मिन। तो कहता हो ची मिन वापस 1 लाख उतार देगा, तो वापस हो ची मिन, जनसंख्या ही नहीं है, इतने सैनिक कहां से उतारेगा? जन जन लड़ेगा, सारे के सारे लड़ेंगे भाई साहब, कैसे लड़ोगे तुम उनके साथ? तो ये मेवाड़ का संघर्ष। देखो किसी चीज का महत्व इस बात पर डिपेंड करता है कि वो घटना हो गई उसके बाद में कितनी याद रखी जाती है। मुझे नहीं लगता कि किसी बंदे के कभी ये दिमाग में आता होगा कि यार मैं तराइन देख के आता हूं। क्या देख के आता हूं? तराइन हरियाणा में एक जगह जहां पर हमारे 2 बड़े युद्ध हुए, पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच, जिन्होंने भारत का भाग्य बदल दिया था। मुसलमान भारत में तराइन को जीतने के बाद ही पहुंच पाए थे, उससे पहले भारत के अंदर पहुंचे। मुझे नहीं लगता कि किसी बंदे के दिमाग में आता हो कि यार मैं पानीपत देख लूं एक बार। जबकि पानीपत वह जगह है जहां पर बाबर भारत में एंटर करता है इब्राहिम लोदी को मार के। पानीपत वो जगह है जहां पर मराठे अहमद शाह अब्दाली से हार गए थे। बड़े बड़े युद्ध हुए, पर कोई पानीपत तराइन देखने के लिए नहीं जाता। या किसी के ये भी दिमाग में नहीं आता कि यार मैं खानवा देख के आता हूं। ये अलग बात है, यदि आप ट्रेन बस से जा रहे हैं, रास्ते में खानवा आ गया, और यदि आप हिस्ट्री के स्टूडेंट है तो आपके दिमाग में कई बात आती है। अच्छा खानवा 17 मार्च 1527 बाबर ने जिहाद घोषित कर दिया था, तमगा हटा दिया था, गाजी की उपाधि धारण कर ली, सांगा ने राजाओं को बुलाया था, पाती परवन किया था, खूब सारी बातें आपके दिमाग में आएगी, पर चल के नहीं जाते आप। पर ऐसा क्या है कि उदयपुर आने वाला हर टूरिस्ट हल्दी घाटी होके जाता है? इसका मतलब उस 18 जून 1576 के उस गर्मी के 3 घंटों में कुछ तो अलग हुआ है कि लोग हल्दी घाटी की मिट्टी तक घर पे ले जाते हैं। 1915 की बात है। कब की बात है? उड़ीसा में एक जगह पड़ती है बालासोर। कौन सी जगह? वहां पर अपने 5 क्रांतिकारी अंग्रेजों से लड़ते हुए मारे जाते हैं। जतीन दास मुखर्जी, मनोरंजन, नरेन, ज्योतिष, चितप्रिय, 5 अपने क्रांतिकारी है, अंग्रेजों से मैन टू मैन फायरिंग में, आमने सामने की फायरिंग में लड़ते हुए मारे जाते हैं। बंगाल के कवि है, उन कवि का नाम है नजरुल इस्लाम। क्या नाम है? नजरुल इस्लाम। अगले दिन लिखते हैं कि वह जगह जहां पर जतीन दास मुखर्जी, मनोरंजन, चितप्रिय, नरेन और ज्योतिष अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए, भारत की नई हल्दी घाटी है। भारत की या उड़ीसा में कोई बंदा मरता है, जगह का नाम हल्दी घाटी है। हल्दी घाटी के 300 साल बाद मरता है, 400 साल बाद मरता है, लेकिन फिर भी उसकी तुलना कहां से की जा रही है? उड़ीसा भारत में आता है और हल्दी घाटी भारत का हिस्सा ही नहीं है। हल्दी घाटी मेवाड़ नाम के देश में, वो देश अलग है, वहां पर अंग्रेजों का राज है, यहां पर अलग था। उसके बावजूद बंगाल के कवि को क्या याद आता है? हाँ, विश्वास नहीं करेंगे, मेवाड़ पे सबसे अधिक किताबें बंगाली भाषा में है। सबसे अधिक किताबें किसमें है? रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सुना? उनका पूरा परिवार मेवाड़ पर किताबें लिख के गया है। रविंद्रनाथ टैगोर खुद, उनके एक भाई अवनिंद्रनाथ टैगोर, उनकी एक बहन स्वर्ण कुमारी, उनके एक और भाई ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर, सब ने मेवाड़ पे किताबें लिखी। ऐसे ऐसे कैरेक्टर पे किताबें लिखी है जिसपे हमें तो 4 ही लाइनें पता है। चुंडा पे पूरी किताब है। हम क्यों लिखता जानते हैं? चुंडा को मेवाड़ का भीष्म कहते हैं, बाप के चक्कर में ब्याह नहीं किया था। यही पढ़ा हमने कि हंसाबाई की शादी लाखा से करवा दो, मैं नहीं करूंगा शादी, और मैं शादी करूंगा तो मेरे बेटे राजा नहीं बनेंगे, राजा जो है वो हंसाबाई का बेटा बन जाएगा। यही तो कहा उसने, उस पर पूरी किताब है। गोहिल के बारे में हमारे पास लाइनें 2 है कि गोहिल ने गोहिल वंश की स्थापना 566 में, उस पर पूरी बुक है उनकी। बप्पा रावल पे पूरी बुक लिख रखी है उन्होंने।
अवनींद्रनाथ टैगोर पे अवनींद्रनाथ टैगोर की एक पूरी बुक है राज कहानी। उस राज कहानी में ऐसे ऐसे कैरेक्टर लिख रखे हैं जिनके बारे में हमने तो पढ़ा ही नहीं है। शिलादित्य, हमारे पास एक जानकारी है कि शिलादित्य की जानकारी सामूल्य अभिलेख से मिलती है, बंगालियों ने बुक लिखी है उसमें। अरविंद घोष कहते, अरविंद घोष का नाम तो सुना है, भारत के बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए। अरविंद घोष कहते हैं कि मैंने क्रांति की प्रेरणा लेने के लिए चित्तौड़ का दौरा किया। ये बंगाल वाले सारे हल्दी घाटी आके गए कि यहां आके फील आएगा कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना कैसे है। बंगाल को लड़ना है, इसलिए अपने अजमेर के क्रांतिकारी गोपाल सिंह खरवा, नाम सुना कभी? गोपाल सिंह खरवा को यहां से कलकत्ता लेके गए कि भाषण दो ताकि हम मोटिवेट हों। हम जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तब पढ़ते हैं कि इंडियन हिस्ट्री में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहां से हुई? कि बंगाल से। कहां से हुई? उस समय कहा करते थे कि बंगाल इतना इंटेलिजेंट है कि बंगाल जो आज सोचता है बाकी भारत कल सोचेगा। बंगाल जो आज सोचता है वो बाकी भारत, और बंगाल सोच किसको देख देख के रहा है? हल्दी घाटी को, मेवाड़ को, राणा प्रताप को। महाराष्ट्र के सबसे बड़े जो योद्धा हुए वो शिवाजी। महाराष्ट्र वाले शिवाजी पर बड़ा यूं प्राउड फील करते हैं, उसके बावजूद उनका नारा है जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की। महाराष्ट्र में राणा प्रताप क्या मांग रहे हैं? शिवाजी के बाद में राणा प्रताप को क्यों याद किया जाए? आप तो नहीं लगाते नारा कभी जय सांगा की, जय शिवाजी की? हम तो नहीं लगा रहे इस प्रकार का नारा। भारत का, उत्तर भारत का तो कम से कम ऐसा कोई शहर नहीं है जहां पे प्रताप के नाम से कुछ नहीं है। प्रताप यूनिवर्सिटी, प्रताप चौक, प्रताप सर्किल। मैं कहता हूं उल्टा राजस्थान में नहीं है। जयपुर में आपको प्रताप नगर के अलावा प्रताप पे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जयपुर के राजा ने कहा यहां मेरे नाम से करो भाई, यहां प्रताप क्या मांग रहे हैं? आप यूपी जाइए, पंजाब जाइए, हरियाणा जाइए, एमपी जाइए, दिल्ली जाइए, सब जगह महाराणा प्रताप है। सब लोगों को आज भी महाराणा प्रताप उतने ही मोटिवेट कर रहे हैं, हल्दी घाटी उतना ही मोटिवेट कर रहा है। ये हल्दी घाटी का सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है कि आज भी यदि किसी के मन में कण भर भी राष्ट्रवाद बचा हुआ है तो वो कहां से मोटिवेट हो जाएगा? हल्दी घाटी से।